प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज, तहसील जसवंत नगर, जिला इटावा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग की फिजिक्स की इस कक्षा का आज का जो हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लेने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। आज की कक्षा हेतु कुछ शीर्षक हमने चुने हैं। जो पहला हमारा शीर्षक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हम जानेंगे, उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, या केवल हम लोग कॉपी में ही पढ़ते हैं या वास्तव में वो होता है, इसको हम लोग समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल क्या क्या लगते हैं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गति करा देते हैं तो क्या उस पर कोई बल लगेगा, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख देते हैं तो क्या उस पर कोई बल लगेगा, यह आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा हमारा चौथा बिंदु है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। उनमें आपस में कुछ संबंध भी होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रकों में क्या संबंध है, ये हम लोग जानेंगे। कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे, जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, और घर के लिए हम कुछ आपको अभ्यास कार्य भी देंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, अभी तक हमने केवल 2 प्रकार के क्षेत्र पढ़े हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। इनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे एक पिंड होता है, उसमें अगर द्रव्यमान है और दूसरा पिंड है उसमें भी द्रव्यमान है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा न्यूटन ने बताया था, क्योंकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा हम लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई आवेश है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है, उसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो वो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में एक विशेष गुण ये होता है कि इनमें वस्तुओं को बिल्कुल चिपकाना नहीं होता है। वस्तु बहुत दूर से ही या कुछ दूरी से एक दूसरे पर बल लगा देती है। आज हम लोग एक नए प्रकार का क्षेत्र पढ़ेंगे और वो है चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, हम इसका थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहेंगे। आज के 2000 वर्ष पहले से जो पृथ्वी पर इंसान रहते हैं उन सबको वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मालूम था। आप जानते होंगे कि जब आकाश में बिजली कड़कती थी तो धरती पर रहने वाला इंसान ये जानता था कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण ये हमको ये समझ में आ रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। वैसे ही आपने एक कहानी पढ़ी होगी, एक गड़रिया था, जब वो भेड़ें चराने के लिए पहाड़ पर गया तो उसने अपनी लाठी जैसे ही उस पहाड़ पर ऐसे टिकाई तो उसकी लाठी जो है, उसकी लाठी के किनारे पर यहाँ पे थोड़ा सा लोहा लगा हुआ था, तो वो लोहा उस पहाड़ी पर चिपक जाता है। तो जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ देखा गया कि वहाँ तो कुछ लोहे का पदार्थ था, वो चुंबक जैसा पदार्थ था। बाद में वो चुंबक के रूप में हमने जाना। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन इनमें आपस में भी कुछ संबंध होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में संबंधित होते हैं, इसको हमने बहुत पहले नहीं जाना। आज के करीबन 200 वर्ष पहले, यानी 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑर्स्टेड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उनका नाम लिखा हुआ है, वो गर्मी के सीजन में किसी विषय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे। तो ये वाला प्रयोग उनसे अकस्मात हो जाता है। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपने प्रयोग में किसी और बात के लिए एक तार में उन्होंने धारा प्रवाहित की, तो संयोग से उसके पास में ही एक चुंबकीय सुई, ऐसी आप देख रहे हैं, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये चुंबकीय सुई उसके पास में रखी हुई थी। तो उन्होंने इसमें धारा प्रवाहित की किसी और पर्पज के लिए, लेकिन हो कुछ और गया, है ना। तो ये आप देखिए, तो जैसे ही उन्होंने इस तार में धारा प्रवाहित की, उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। बाद में उन्होंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया, शोध किया, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। वो निष्कर्ष हमने आपको यहाँ स्लाइड के फॉर्म में दिखाया है।
जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे हमारा ये एक चालक तार AB है, चालक तार AB है, उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आप देखिए, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास ये चुंबकीय सुई रखी हुई है, ये चुंबकीय सुई रखी हुई है। तो जैसे ही इसमें उस तार AB में धारा जाएगी तो उस तार के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। ये जो चुंबकीय सुई है वहाँ पर रखी हुई है, तो ये क्यों ये भी एक अपने आप में चुंबक होता है, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगी तो ये विक्षेपित होगी। विक्षेपित क्यों होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगाएगा, बल आघूर्ण लगाएगा, जिसकी वजह से ये घूम जाएगी। इसी चीज़ को हम और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक चुंबक है, नियोडायमियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, अगर इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप देख सकते हैं, अगर हम इस कंपास निडल के पास में ये चुंबक लाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये विक्षेपित हो रही है। तो ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना थी, जो क्रांतिकारी खोज हुई थी। इसके लिए ऑर्स्टेड को बहुत बहुत सम्मान दिया जाता है। इसे विद्युत धारा का हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इसे ऑर्स्टेड का भी प्रयोग कहा जाता है। तो यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष क्या निकला, आप पढ़िए इसको। गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या मतलब हुआ, ये जो तार AB है इसके अंदर धारा बह रही है, और धारा क्या होती है, गतिमान इलेक्ट्रॉन यानी गतिमान आवेश। तो जब धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसका मतलब है कि गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब अगर कहीं पर आवेश गति कर रहा है तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, जबकि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, अगर आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, उसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो निष्कर्ष क्या है, गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि स्थिर आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कागज के तल से बाहर की ओर निर्गत धारा या चुंबकीय क्षेत्र को एक बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, अगर धारा, किसी भी तार में धारा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर जा रही है, मतलब जैसे ये अगर हम पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, तो अगर ये बाहर की तरफ है, तो अगर आप सामने खड़े हुए हैं तो आपको ये पॉइंट दिखेगा, ये केवल पॉइंट दिखेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल पॉइंट बनाए हुए हैं, यानी इस चैप्टर में जहाँ भी हमें चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर बनाना होगा, वहाँ पर हम ऐसे डॉट पॉइंट बनाएंगे। आपने रामायण महाभारत में धनुष बाण देखा होगा, तो जब वो दूर की तरफ जाता है, तो जैसे आप सामने की तरफ खड़े हुए हैं तो उसका जो नुकीला हिस्सा होता है वो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कागज के तल में भीतर की ओर जाती धारा या चुंबकीय क्षेत्र को एक क्रॉस द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, अभी तो धारा बाहर की तरफ जा रही थी, अब क्या होगा, धारा या चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। मतलब कैसा, जैसे ये पॉइंट हम माने, ये धारा की दिशा माने, तो ये किधर होगी, अंदर की तरफ। तो अगर कोई बाण हो और वो ऐसा अंदर की तरफ जा रहा हो, तो इधर सामने से आपको पीछे वाला ऐसा दिखेगा जो हल्का सा क्रॉस दिखता है, तो ये ऐसा हम क्रॉस जैसा बनाएंगे। ये आप समझ गए होंगे। हाँ प्रिय बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है लॉरेंज बल। और बड़ी खुशी की बात है, ये जो लॉरेंज साइंटिस्ट थे ये वहीं के रहने वाले थे जहाँ के ऑर्स्टेड थे, ये भी डेनमार्क के रहने वाले थे। तो लॉरेंज बल क्या होता है, अगर किसी, मान लो इस कमरे में जहाँ पर हम हैं, इस कमरे में पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर संयोग से कोई आवेशित इलेक्ट्रॉन या आवेशित प्रोटॉन गति करता हुआ आ जाता है, तो वो जिधर जा रहा होगा अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं।
मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र के आवेशित कण समांतर जा रहा है तो बल नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी कोण पर गतिमान और आवेशित भी होना चाहिए। उदासीन यानी न्यूट्रॉन अगर होगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। आवेशित भी होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए, किसी कोण पर होना चाहिए, तब उस पर जो बल लगेगा वो लॉरेंज बल होता है। ये जो लॉरेंज बल होता है ये एक वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है क्यू वी क्रॉस बी। ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। हम ये कह सकते हैं कि जो लॉरेंज बल है वो बी तथा बी का सदिश गुणनफल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हाँ, अगर B और B के बीच का कोण थीटा है तो आपने ऐसा 11वीं क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। थीटा क्या होता है? वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। माना कि जो ये एक तल बना हुआ है, ये कागज़ का तल क्षैतिज अवस्था में है, इसमें एक आवेशित कण, उस पर आवेश है प्लस Q, वो B वेग से गति करता हुआ इधर की तरफ गति कर रहा है, राइट। और इस क्षेत्र में पहले से ही एक चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, उसकी दिशा क्या है? इधर की तरफ है, वो पहले से ही लगा हुआ है। अगर ये आवेशित कण ना हो तो भी वो लगा हुआ है, उसकी दिशा इधर की तरफ है। इन दोनों के बीच का कोण जो ये थीटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो लॉरेंज बल लगेगा इस पर वो होगा F = QBV sin थीटा। हाँ, अब ये एक सदिश राशि होती है, जो लॉरेंज बल है वो एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दिशा दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात की जाती है। ये हमारा सीधा हाथ होता है, दाएं हाथ का पेंच का नियम क्या होता है? आइए इसको हम लोग समझते हैं। हाँ, यहाँ से आके समझते हैं। सबसे पहले हम अपना सीधा हाथ ऐसे फैलाएंगे, जो हमारी अंगुलियाँ होंगी, ये अंगुलियाँ, उनको हम पहले सदिश के ऊपर रखेंगे। पहला सदिश क्या है हमारा? V। इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ऐसे रखा जाएगा इसको, और अंगुलियों को हम दूसरे सदिश की तरफ मोड़ेंगे। दूसरा सदिश क्या है? वेक्टर B, इसकी तरफ हम इसको मोड़ेंगे। तो अगर इसको हम ऐसे मोड़ते हैं तो आप ध्यान से देखो, अगर B से B की तरफ इसको ऐसे हम सीधे हाथ को मोड़ रहे हैं तो जो हमारा अंगूठा है वो कागज़ के तल के लंबवत बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वेग की दिशा है तो जो हमारा लॉरेंज बल होगा उसकी दिशा ये होगी। बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर थीटा का मान 0 है तो बल का मान 0 होगा। अगर आवेश का मान 0 है तो भी बल का मान 0 होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेशित कण का वेग इधर है तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर है और हमारा वेग इधर है, तो आप देख रहे हैं ये वाला कोण कितना है? 180 डिग्री। साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो F का मान क्या आ जाएगा? 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की तरह हम लोग बढ़ेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं F = QBV sin थीटा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जब परिभाषा बनाते हैं तो हम लोग कुछ उसमें कुछ माना जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे। माना कि Q का मान 1 कूलम है, Q धनावेश जो है वो 1 कूलम है, वेग का मान 1 मीटर पर सेकेंड है, थीटा का मान 90 डिग्री है। अगर हम ये सभी मान इसमें रख देते हैं तो B का मान क्या आ जाएगा? F। बच्चों आप कॉपी पेन लेके आप उसको नोट कर सकते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकेंड, लंबवत हमने क्यों बोला? थीटा का मान 90 डिग्री है, वेग कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से गतिमान एकांक धनावेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम ये सभी मान इसमें रख देते हैं, देन का मतलब है तब, हिंदी में से तब बोलेंगे। B = F, यानी जो बल लगेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। हाँ, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल,
मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक तार है, उसमें धारा बह रही है और उसको हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे जाके रख देते हैं, तो उस पर कितना बल लगता है, आइए इसको हम समझते हैं। माना कि हमारे पास जो धारावाही तार है वो बेलनाकार है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जैसा ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है इससे मतलब है, ये कैपिटल ए है, आप देख रहे हैं इसमें। इसकी जो लंबाई है वो एल है और इसको हमने एक ऐसे क्षेत्र में रखा है जो इस दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र पहले से इस दिशा में लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा। अब आप जरा सोचो, आपने इसके पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब किसी तार में हम धारा भेजते हैं तो धारा का मतलब क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। तो यहाँ पर हाँ, आप जानते हैं कि धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण भी बहती है और धनावेशों के कारण भी बहती है, बहुत सी ऐसी जगह होती है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, जो धनावेश है वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, धारा बहेगी I = Q/T। हाँ, अब इसमें कुछ हमें एजम्पशन लेने पड़ेंगे। वो एजम्पशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर इस तार का आयतन हम लोग निकालते हैं तो आयतन क्या होगा, देखिए तार का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक, अब अगर इस पूरे तार के एकांक आयतन में, ध्यान दीजिएगा पूरे में नहीं, यूनिट वॉल्यूम, सपोज इतना इसका एकांक आयतन है और इसमें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n, तो इस पूरे तार में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें निकालना है। पूरे तार में ये आप देखिए, इसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पूरे आयतन में निकालना है तो क्या करेंगे, आयतन से गुणा कर देंगे, यानी ALN। कैपिटल N क्या है, पूरे तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर जब इतना है तो इस तार में कुल कितना आवेश बह रहा होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, NE। तो यहाँ पर हम कैपिटल N का मान यहाँ पर रख देंगे, तो Q = हो जाएगा ALNE। कुल इलेक्ट्रॉन ये Q = ALNE। अब अभी हमने लॉरेंज बल पढ़ा था कि अगर Q आवेश का कोई कण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर सिंगल आवेश Q है तो उस पर बल क्या लगेगा, F = QBB sin थीटा। अगर हमें पूरे तार पर बल निकालना है, इसका मतलब क्या है, पूरे तार पर हम बल निकालना है या फिर उस तार में जितने भी आवेश हैं सभी पर लगने वाले बलों को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, कुल बल आ जाएगा, है ना। तो अगर ये बल निकालना है तो VB sin थीटा, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप जानते हैं पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अगर धारा बह रही है तो वो अनुगमन वेग से गति करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। V∪D, है ना। अब ये Q कौन सा आवेश होगा, इस पूरे तार में कुल कितना आवेश गति कर रहा है वो वाला ये आवेश होगा। वो हम अभी निकाल चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। F =
बच्चों आप ये देख रहे हैं Q का ये वाला मान हमने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि हमें कुल बल निकालना है, ये आ गया। अब अनुगमन वेग का एक सूत्र हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ, अनुगमन वेग का सूत्र है BD इक्वल टू I अपॉन ANE। तो ANE यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो F इक्वल टू आ जाएगा I, ये ANE कैंसिल हो गया, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो बच्चों ये हमने निष्कर्ष निकाला, अगर L लंबाई का कोई चालक तार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो उस पर ये बल लगेगा। ये सूत्र आप नोट कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F बराबर IBL साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखें तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं L क्रॉस B, धारा अदिश राशि होती है, ये सदिश है और ये सदिश होता है। यहाँ पर यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, जो पॉइंट करने की बात है, ये वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये आप गलती मत कीजिएगा, ये वो चुंबकीय क्षेत्र है जो पहले से ही लगा हुआ है, बस ये धारावाही चालक तार बाहर से आकर यहाँ रख दिया गया है। तो जो ये B है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं, उनको हम समझते हैं, उनका आपस में संबंध क्या होता है हम लोग ये भी जानेंगे। पहला मात्रक होता है टेस्ला। मैं आपको बता दूं एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोला टेस्ला। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, इसलिए उनके सम्मान के लिए इसका मात्रक टेस्ला रखा गया। ये चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक है, इसलिए आमतौर पर ये प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जो मात्रक है गॉस, ये CGS प्रणाली में होता है, ये MKS में होता है। मैं आपको बता दूं ये MKS सिस्टम में होता है और ये CGS सिस्टम में होता है। इसके अलावा एक और मात्रक है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये हम कैसे निकालेंगे आइए यहाँ से देखते हैं। बच्चों अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। साइन थीटा मात्रकहीन होता है तो B निकालेंगे, IL ये नीचे आ जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। यहाँ से भी हम मात्रक निकाल सकते हैं। और इसका एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ना, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो वहाँ से हम समझते हैं कि ये कैसे निकाला गया होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा। फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा। कॉस थीटा का मात्रक नहीं होता है तो ये नीचे आ जाएगा वेबर बटे मीटर स्क्वायर। इसका ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है वेबर, और इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला और गॉस में क्या संबंध होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस, यानी कि टेस्ला बड़ा मात्रक है और गॉस छोटा मात्रक होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों कुछ अभ्यास कार्य हैं उनको हम लोग समझते हैं, आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे। फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देना चाहेंगे। तो अभ्यास कार्य में हमने 2 प्रश्न रखे हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है बल की दिशा क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ये प्लस Q आवेश है जो इधर की तरफ गति कर रहा है, इसका वेग क्या है B। और ये क्रॉस आप देख रहे हैं, हमने अभी पहले भी बताया था, क्रॉस का मतलब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। तो अब जरा सोचो आप, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है अंदर की तरफ, ये जो क्रॉस लगा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है।
और धनावेशित कण हमारा इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे। ये धनावेशित कण के वेग की दिशा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम ऐसे दिखाना चाहें इसको, ये ऐसे दिखा सकते हैं, वेग इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ। तो अब बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात करेंगे। तो पहले हमारा सूत्र क्या होता है? हाँ, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है? वेग। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो वेग इधर की तरफ है, आप देखिए। तो वेग की दिशा में पहले हम ऐसे अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है, ये देखिए ऐसे क्रॉस अंदर की तरफ है, और वेग हमारा इधर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस अंदर की तरफ है। तो अंगुलियां पहले हमने इधर रखी, फिर अब अंगुलियों को हम ऐसे इधर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो यानी जो इस पर फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी आसानी से समझ सकते हैं। आइए उससे भी इसको हम टैली कर लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये धारा की दिशा होती है, या ये धारा की दिशा होती है, या फिर ये हम कह सकते हैं धनावेश के वेग की दिशा होती है। तो ऐसा कुछ है, आप देखिए धनावेश का वेग इधर की तरफ हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, उसको यूज किया, तब भी दिशा कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, बल की दिशा हमें यहाँ बतानी है। अब ये एक धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई इधर है, धारा भी उसी दिशा में बह रही है। डॉट का मतलब क्या होता है? आप पहले से जानते हैं। डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ है, धारा इधर की तरफ है। तो पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये धारा की दिशा होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए डॉट का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ हो गया, राइट। धारा कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो जो इस पर बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, इस साइड। इसको हम बना दे रहे हैं। अब इसको टैली करते हैं दाएं हाथ के स्क्रू के नियम से। दाएं हाथ के स्क्रू का नियम क्या कहता है? हाँ, देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है आई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहला वेक्टर क्या है? लंबाई की दिशा में हम इन अंगुलियों को रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? बाहर की तरफ। फिर इनको ऐसे हम घुमाएंगे बाहर की तरफ, तो बल किधर जा रहा है? इधर की तरफ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, हम आपको बताना चाहेंगे। हाँ, आज की कक्षा में हमने इन टॉपिक को छुआ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, कुछ आंकिक प्रश्न और कुछ संबंध हम लोगों ने ज्ञात किए, और कुछ अभ्यास कार्य। बच्चों, हम चाहेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो YouTube का ऑफिशियल वीडियो डाले जाते हैं, YouTube चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भारत सरकार का जो दीक्षा ऐप है, उसको ज़रूर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। उसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिसमें आप जानते हैं कोरोना काल इस मानव के इतिहास में बहुत बड़ी महामारी बनकर आई है, उससे बचने के लिए हमें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आप जो फिजिक्स का हमने अध्ययन किया है उसका आप घर पर बहुत ही मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।